Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain textbook exercises of What is Democracy, Why Democracy, Chapter 1 Civics Class 9th NCERT, and I would also like to say sorry for uploading this video so late. So our first question is, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बस ये 4 कंट्रीज दी हुई हैं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. हमें ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के ये बताना है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या फिर हम कुछ श्योर नहीं है इसके बारे में, नॉट श्योर. कंट्री ए है, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट. जो सिटीजन्स एक कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन, जो उसका ओरिजिन टाइप है, उन्हें राइट टू वोट नहीं होगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस ऑफिशियल रिलीजन को, तो फिर ये अनडेमोक्रेटिक है. कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. जो एक पार्टी है, जो सेम पार्टी है, वही 20 सालों से इलेक्शन जीत रही है, यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिर ये डेमोक्रेटिक है. कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस. जो कि रूलिंग पार्टी है, जो करंट रूल कर रही है, वो 3 साल से 3 इलेक्शंस हार रही है, तो फिर ये डेमोक्रेटिक है. कंट्री डी, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो फिर ये अनडेमोक्रेटिक है. सेकेंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी 4 कंट्रीज दी हुई हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ के बताना है डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या फिर वी आर नॉट श्योर. अब कंट्री पी है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी. जो पार्लियामेंट है, वो आर्मी के बारे में कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी, तो फिर ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो कर सकता है कोई भी लॉ पास, मतलब इस कंट्री में ये अनडेमोक्रेटिक हो रहा है. कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी. जो पार्लियामेंट है, वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जिससे कि जुडिशरी की पावर्स कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है. ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक है. कंट्री आर, the country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. जो एक कंट्री का लीडर है, वो अगर दूसरी कंट्री के साथ उसे कोई अपना रिलेशन फॉर्म करना है, तो फिर वो उसे बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के परमिशन लेने के बाद ही करना होगा, वो उसे बिना लिए नहीं कर सकता. इसमें लिखा है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री, ये अनडेमोक्रेटिक है. Country S, all the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank which the ministers cannot change. जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं कंट्री के, वो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स लेंगे और जिन्हें मिनिस्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते. ये अनडेमोक्रेटिक है. अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें ये 4 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है. अब इनमें से हमें ये चारों पढ़ने हैं और देखना है कि इसमें से कोई ऐसा अलग सा आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के बारे में जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में सही नहीं है, और क्यों. तो ए, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी. इक्वालिटी मिलती है लोगों को डेमोक्रेसी में, अपने आप को फ्री फील करते हैं वो लोग, तो फिर ये बिल्कुल सही है डेमोक्रेसी के फेवर में. बी, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे दैन अदर्स. ये भी सही है, वो एक पीसफुल मेथड के थ्रू कोई भी कन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं. सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी इमीडिएटली रिएक्ट करती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है. ये भी सही है. अब जो डी है, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स. तो जो डेमोक्रेसी, ये आर्गुमेंट कहना चाह रहे हो, जो डेमोक्रेसी है वो बाकी गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, ज़्यादा पैसा लगाती है, ज़्यादा अमीर है. बट ये अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह पर डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होती, कुछ जगह पर होती है. तो फिर हम ये आर्गुमेंट उठाएंगे और इसका रीज़न होगा हमारी कंट्री इंडिया. ये डेमोक्रेटिक है, लेकिन अभी तक इंडिया में पॉवर्टी एंड नहीं हुई है, हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री. और जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है. और रशिया, चाइना, जहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, ज़्यादा अमीर है बाकी कंट्रीज से.
अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग करना है कि कौन सी एलिमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सा अनडेमोक्रेटिक है, दोनों को सेपरेट करना है। तो फिर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट in order to conform to the regulation decided by the World Trade Organization WTO। जो अब एक मिनिस्टर बोलता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि एक पार्लियामेंट ही पास कर सकता है, इन ऑर्डर टू, जो कि रेगुलेशंस वगैरह होती हैं, रूल्स होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया उन रेगुलेशंस वगैरह को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये ठीक है। अब इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा एलिमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सा अनडेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक है, सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेटिक है, ये वाली स्टेटमेंट। फिर सेकंड जो अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है वो है, इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अनडेमोक्रेटिक है। B. The election commission ordered repolling in a constituency where large-scale rigging was reported। जो इलेक्शन कमीशन है उसने रीपोलिंग ऑर्डर की कि रीपोलिंग होगी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि सही है। तो वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जो लार्ज स्केल रिगिंग होती है वो रिपोर्ट हुई थी। अब इसमें हमें फिर से अलग करना है, डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक को सेपरेट करना है। तो जो डेमोक्रेटिक है वो, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड अ रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट हो गई, डेमोक्रेटिक एलिमेंट हो गया ये रहा। और जो अनडेमोक्रेटिक है वो है वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, ये अनडेमोक्रेटिक है। फिर हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ बेयरली रीच्ड 10%, दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। जो वुमेन्स ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, वो खाली 30% तक पहुँची हैं, 10% तक पहुँची हैं, जिस वजह से जो वुमेन्स है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने ये डिमांड रखी है अपनी कि वुमेन्स को 1/3 सीट्स दी जाए पूरे पार्लियामेंट की। अब इसमें से करना है, फिर से सेपरेशन करनी है। इसमें वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच्ड 10%, ये अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट फॉर वुमेन, ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट हो गई। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें 4 फिर से आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से हमें वो आर्ग्यूमेंट चूज़ करना है जो कि वैलिड नहीं है, इसलिए कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें फेमाइन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रूव करता है कि ये कम नहीं है। तो इसमें फर्स्ट दिया है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ऐसा दिखाती हैं कि ये इस पार्टी का रूल चल रहा है और तब भी इतने सारे लोग हंगरी हैं, स्टार्व हो रहे हैं, भूख लग रही है। और फिर अब ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया फेमाइन के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेस किसी भी ऐसे पर्टिकुलर पार्टी की साइड नहीं होती, जो हर पार्टी के बारे में दिखाती हैं, उनके डिसलाइक्स, उनके हर पॉइंट्स दिखाती हैं, अच्छे बुरे। तो फिर इसमें भी प्रेस की मतलब अपनी वो दिखाते हैं, फेमाइन के बारे में दिखाते हैं कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं कंट्री में इसकी वजह से। थर्ड आर्ग्यूमेंट है, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। और गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में और फिर वो हार जाएंगे। फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लोग किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, और वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब अपने रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा है लास्ट आर्गुमेंट जो है हमारा, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये फेमाइन की पॉसिबिलिटी से, मतलब इसका कोई फेमाइन से ऐसे ज़्यादा रिलेशन है ही नहीं।
इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 40 विलेजर्स रहते हैं और गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ भी ऐसे पानी पीने का नहीं लगा रखा, कोई टैंक वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा, जिससे कि विलेजर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी तरीके भी ट्राई कर लिए उसे फोर्स करने के लिए कि यहाँ पर कुछ लगे पानी पीने, जिससे वो पानी पी सकें, उनकी प्यास बुझे, वो चैन से रह सकें वहाँ पे। अब इसमें ये 4 आर्गुमेंट दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। फर्स्ट आर्गुमेंट है फिलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। वो कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं जो मतलब उसमें हो कि ड्रिंकिंग वाटर क्लेम, वाटर है जो एक राइट टू लाइफ है, वाटर हमें चाहिए ही होता है जीने के लिए, तो फिर ये डेमोक्रेटिक है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज, वो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, उसका इलेक्शंस का बॉयकॉट करेंगे जिससे कि बाकी पार्टीज को भी मैसेज जाएगा। थर्ड आर्गुमेंट है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। जो डिस्ट्रिक्ट है, बाकी ऐसे काफ़ी सारी जगह होती हैं, काफ़ी सारे सिटीजन्स होते हैं, उन सबको बुला के एक पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, और ये भी डेमोक्रेटिक है। जो लास्ट आर्गुमेंट है वो आ गया पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। ये तो रिश्वत टाइप हो जाएगा कि वो रिश्वत दे रहे हैं, इसलिए जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पानी दे दिया इन्हें, तो फिर ये अनडेमोक्रेटिक है। आपका आंसर ये होगा पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, लास्ट आर्गुमेंट। अब 7 क्वेश्चंस में भी 3 आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, हमें इन सब 3 आर्गुमेंट्स के बारे में इनका अपना रिस्पॉन्स लिखना है इसके अगेंस्ट, ये सारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट है हमारा आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। एक आर्मी सबको पता है काफ़ी डिसिप्लिन होती है, आर्मी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, करप्शन फ्री होती है, तो फिर एक आर्मी को कंट्री पर रूल करना चाहिए। फिर हमारा क्या आंसर आ गया, द आर्मी इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडीड इट इज, however it is unfair if an army rules, as the army was not chosen by the citizens and hence it will be an undemocratic practice। अब जो हमारा आंसर है वो हो गया कि आर्मी को लोगों ने तो चूज नहीं किया कि वो हमारे ऊपर रूल करें, तो फिर एक अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, वॉट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि भले ही मतलब जो रूल ऑफ द मेजॉरिटी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इग्नोरेंट पीपल ही हों मेजॉरिटी में, कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी हो सकते हैं। और विजडम जो है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब सबकी अलग अलग विजडम होती है, इंटेलिजेंस होती है। और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वही लोग चला सकते हैं जिन्हें लॉ और ऑर्डर के बारे में कुछ पता हो। फिर थर्ड स्टेटमेंट आ गई, if we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders। अब आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हमें ऐसे स्पिरिचुअल मामले में तो काफ़ी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं उस चीज़ में, तो फिर वो हमें पॉलिटिक्स में भी ऐसे कर सकते हैं गाइड, तो कंट्री को रिलीजियस लीडर रूल कर सकते हैं, सही रहेगा, अच्छा होगा। लेकिन अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स ये काफ़ी डिफरेंट थिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इनका कोई मतलब ऐसे रिलेशन ही नहीं है। जब अगर रिलीजन है वो लोगों को रिलीजियस अफेयर्स के बारे में ही गाइड करेगा, वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी गाइड नहीं कर सकता हमें, जो कि पॉलिटिक्स एक कंट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए। अब 3 स्टेटमेंट फिर से आ गई, इसमें से हमें बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं वो डेमोक्रेटिक के हैं और क्यों, मतलब ये डेमोक्रेसी के साथ साथ चल रही हैं या नहीं चल रही, और क्यों भी बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फादर टू डॉटर, फादर अपनी डॉटर से बोलता है डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू। अब इसमें क्या कह रहा है फादर अपनी डॉटर को कोई भी अपना ओपिनियन बताने ही नहीं दे रहा कि वो क्या चाहती है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा
अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी नहीं है इसमें। वो अपनी डॉटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहा। डॉटर इज़ नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन। फिर सेकेंड आर्गूमेंट है टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। अब जब टीचर अपने स्टूडेंट को ये बोल रही है कि मुझे ऐसे बार बार डिस्टर्ब मत करो क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए, बच्चे की क्या गलती है इसमें? उससे समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये भी सही नहीं है। राइट नहीं मिल रहा स्टूडेंट को। अब थर्ड स्टेटमेंट है एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो कम होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सही बोल रहा है, अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस कर रहा है, ये सही है। तो फर्स्ट अनडेमोक्रेटिक है, सेकंड अनडेमोक्रेटिक है, लास्ट वाला डेमोक्रेटिक है। अब इसमें 5 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन्हें हमें पढ़कर देखना है और बताना है कि ये क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, और एक रीज़न भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ये डेमोक्रेटिक है। तो आंसर आपका आ गया, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट आ गया, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। जो कंट्री है वो अगर इंटरनेशनल एजेंसीज से कोई लोन लेती है तो फिर एक कंडीशन होती है कि जो वापस लोन देते हैं गवर्नमेंट को, एक्सपेंसेस जो रेट वगैरह होते हैं, फीस वगैरह होती है एजुकेशन और हेल्थ पर रिड्यूस करनी पड़ती हैं। अब इसका आंसर आ गया, ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोन लेने के लिए लोगों के ऐसे हेल्थ और एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। थर्ड आर्ग्यूमेंट, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि जो लैंग्वेज उन लोगों को आती है गवर्नमेंट को उसी चीज़ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों का ये एक राइट है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट, several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strikes in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. कुछ ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह होती है तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह के लिए कॉल करती हैं, स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं नेशन में, और गवर्नमेंट इन लीडर्स को अरेस्ट करती है। अब इसमें बताना है ये क्या है। Right to assemble and peacefully demonstrate is a basic right of an individual, hence arresting the protesters is undemocratic. जो लोग इसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें अरेस्ट करना अनडेमोक्रेटिक है, ये गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट, द गवर्नमेंट owns the radio and television in the country. All the newspapers have to get permission from the government to publish any news about government's policies and protests. ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि इसमें राइट टू फ्री प्रेस नहीं है। ये अगर सब कुछ गवर्नमेंट के बारे में दिखाती है प्रेस, और अगर गवर्नमेंट से ही पूछ के प्रेस दिखाएगी तो फिर गवर्नमेंट तो बोलेगी हमारे बारे में सारी अच्छी चीज़ें दिखाओ, कोई भी चीज़ गलत नहीं दिखेगी, तो फिर ऐसे लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी कि क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो फिर ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। जो 10th क्वेश्चन है वो ऐसे कुछ करने वाला नहीं है, उसमें ऐसे वगैरह है, तो फिर वो नहीं होगा। For any queries, you can email me at any time on this email harshikasharma0709@gmail.com, और आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछ सकते हो अगर पूछना हो तो। और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक भी करना, सारी वीडियोस देखो, लाइक करो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू एवरीवन।